नमस्कार। आज हम चल रहे हैं वैदिक काल की गलियों में, उन स्रोतों के सहारे जो हमारे एक श्रोता ने हमें भेजे हैं। जी। कुछ लेख हैं, कुछ जानकारी भरे वीडियोस। हमारा इरादा है इन स्रोतों से मिले ज्ञान के मोतियों को पिरोकर एक स्पष्ट तस्वीर बनाना। और हमारा खास ध्यान रहेगा ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक के जो बड़े बदलाव हुए हैं उन पर। समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और खासकर भूगोल। हाँ, भूगोल। इन सब में क्या बदला, क्या वैसा ही रहा और क्यों, ये समझना जरूरी है कि ये कालखंड आने वाले भारतीय इतिहास की नींव कैसे रखता है ना? हाँ, और जैसा आपने कहा, भूगोल पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि जैसा कि एक स्रोत में बड़ी खूबसूरती से कहा गया है, किसी भी देश का इतिहास उसके भूगोल का परिणाम होता है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे जमीन के बदलाव ने जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित किया। साथ ही वेद और उपनिषद जैसे साहित्यिक खजानों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले समय सीमा को ठीक से पकड़ते हैं। वैदिक काल मोटे तौर पर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। जी, लगभग। इतिहासकारों ने इसे दो हिस्सों में बांटा है। पहला ऋग्वैदिक काल, जो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। हाँ। और दूसरा उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अब सवाल यह है कि ये बंटवारा क्यों किया गया? जरूरत क्या थी? देखिए, ये बंटवारा महज सुविधा के लिए नहीं है। ये उन गहरे बदलावों को दिखाता है जो इस दौरान हुए। अच्छा। 1000 ईसा पूर्व के आसपास ना चीजें काफी बदलने लगी थी। लोगों के जीने का तरीका, उनकी अर्थव्यवस्था, समाज का ढांचा, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक मान्यताएं, यहाँ तक कि महिलाओं और समाज के निचले समझे जाने वाले वर्गों की स्थिति भी। कर वसूलने के तरीके बदले, राजा पहले से ज्यादा ताकतवर होने लगा। ओह, काफी कुछ बदला मतलब। हाँ, ये बदलाव इतने अहम थे कि इन्हें समझने के लिए दो अलग अलग चरणों में देखना जरूरी हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ निरंतरता भी थी, जाहिर है। इसीलिए हम इसे एक ही वैदिक काल के तहत पढ़ते हैं। ये दिलचस्प है कि बदलाव और निरंतरता दोनों साथ साथ चल रहे थे। अच्छा, अब अगर स्रोतों की बात करें तो वैदिक काल हड़प्पा सभ्यता से इस मायने में अलग है कि यहाँ हमें सिर्फ खुदाई से मिले सबूतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सही कहा। हड़प्पा की लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन वैदिक काल से हमें भरपूर साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जी। ये हमें उस समय के लोगों की सोच, उनके समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म की अंदरूनी तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल। और ये साहित्यिक स्रोत अकेले नहीं हैं। इनके साथ पुरातात्विक सबूत भी हैं जो हमारी समझ को और पुख्ता करते हैं। अच्छा, जैसे? मिसाल के तौर पर आज के तुर्की में एशिया माइनर नाम की जगह पर मिला बोगस कोई अभिलेख। हाँ, सुना है इसके बारे में। या सीरिया से मिले कस्सी अभिलेख। इनमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जैसे वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अरे वाह, भारत से बाहर भी? हाँ, ये इस बात का इशारा करते हैं कि वैदिक संस्कृति का प्रभाव या उससे जुड़े लोगों की आवाजाही शायद भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक थी। ये महज स्थानीय घटना नहीं थी। तो साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों तरह के स्रोतों का मेल हमें एक ज्यादा संतुलित नजरिया देता है। और वेदों के बारे में एक और खास बात जो इन स्रोतों में बताई गई है, उन्हें श्रुति साहित्य कहा जाता था। श्रुति यानी सुना हुआ। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये ज्ञान शुरू में लिखा नहीं गया, बल्कि गुरुओं द्वारा शिष्यों को सुनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। कमाल की याददाश्त रही होगी। हाँ बिल्कुल। महर्षि वेद व्यास को इन वेदों का संकलन कर्ता माना जाता है, रचयिता नहीं। हाँ, ये भी बताया गया है। उन्होंने बिखरे हुए ज्ञान को इकट्ठा करके व्यवस्थित किया। जी हाँ, और इसी परंपरा के चलते इन्हें अपौरुषेय भी कहा गया। अपौरुषेय। इसीलिए इन्हें लिखा नहीं, बल्कि पूरी पवित्रता के साथ सुना और सुनाया जाता था। लिखने की प्रक्रिया तो बहुत बाद में शुरू हुई। अच्छा। इसी श्रुति परंपरा में उत्तर वैदिक काल के लगभग आखिर में 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों की रचना हुई। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत या कहें वेदों का सार, उनका चरम। उपनिषदों में तो दर्शन की गहरी बातें हैं, मोक्ष जैसी अवधारणाएं, आत्मा और ब्रह्म का रहस्य, ये सब यहीं से उभर कर आते हैं। बिल्कुल। उपनिषद कर्मकांड से ज्यादा ज्ञान पर जोर देते हैं।
ये गुरु शिष्य के बीच संवाद के रूप में है, जहां गहरे दार्शनिक सवालों पर चिंतन मनन होता है। और ये जानना भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि एक स्रोत में यूपीएससी के प्रश्न का हवाला देते हुए बताया गया है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से काफी पहले हुई थी। अच्छा, पुराणों से पहले। जी हाँ, पुराण तो गुप्त काल यानी लगभग 4ठी-6ठी शताब्दी ईस्वी उसके आसपास संकलित किए गए, जबकि उपनिषद लगभग 1000 साल पहले आ चुके थे। ये कालक्रम समझना इतिहास की कड़ियों को जोड़ने के लिए जरूरी है। समय और स्रोतों की नींव रखने के बाद अब उस पहलू पर आते हैं जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था और जो मुझे भी इन स्रोतों में सबसे आकर्षक लगा, भौगोलिक बदलाव। कहाँ रहते थे ये वैदिक लोग? ऋग वैदिक काल के जो शुरुआती स्रोत हैं यानी ऋग्वेद, वो बताते हैं कि आर्य मुख्य रूप से सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। सप्त सैंधव हाँ। यानी 7 नदियों का क्षेत्र। ये मुख्य रूप से सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी। सिंधु, सरस्वती जो अब लुप्त हो चुकी है पर तब बहुत महत्वपूर्ण थी। हाँ, सरस्वती नदी। शतुद्री, आज की सतलज, विपासा व्यास, परुष्णी रावी, असिकनी चिनाब और वितस्ता झेलम। मतलब आज का पंजाब और आसपास का इलाका। हाँ बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्से का इलाका। ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र सिर्फ एक बार और यमुना का 3 बार मिलता है। बस एक बार गंगा। जी, ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि उनका ध्यान पूर्व की ओर कम, पश्चिम की ओर ज्यादा था। सरस्वती और दृश्वती नदियों के बीच का क्षेत्र, जिसे ब्रह्मवर्त कहा गया, उसे वे सबसे पवित्र मानते थे। लेकिन फिर आता है उत्तर वैदिक काल और यहाँ हमें एक बड़ा बदलाव दिखता है ना? लोगों का केंद्र पूरब की तरफ खिसकने लगता है, गंगा यमुना के दोआब और मध्य गंगा घाटी की ओर। बिल्कुल। ये कोई रातों रात हुआ पलायन नहीं था, जैसा आपने कहा, बल्कि एक धीमी पर निर्णायक प्रक्रिया थी। और जैसा कि वो कहावत है, इतिहास भूगोल का परिणाम है। इस भौगोलिक बदलाव के नतीजे बहुत गहरे और दूरगामी हुए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गंगा घाटी की ओर बढ़ना महज जगह बदलना नहीं था, ये पूरी जीवन शैली बदलने की शुरुआत थी। अच्छा, कैसे? गंगा घाटी का मतलब है बेहद उपजाऊ मैदान। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल सॉइल जिसे कहते हैं, पानी की उपलब्धता, यहाँ खेती की अपार संभावनाएं थी, सप्त सैंधव क्षेत्र की तुलना में कहीं ज्यादा। मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा कर पाना। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका इतना गहरा महत्व क्यों है? इसका महत्व क्रांतिकारी है। सोचिए, जब तक एक समाज सिर्फ उतना ही उगा पाता है जितना उसके खाने के लिए जरूरी है, तब तक लगभग हर किसी को खेती या उससे जुड़े कामों में लगा रहना पड़ता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जैसे ही जरूरत से ज्यादा अनाज, मतलब अधिशेष, पैदा होने लगता है, तो कुछ लोग खेती के काम से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा। वे दूसरे काम कर सकते हैं। कोई सैनिक बन सकता है, कोई कारीगर, कोई व्यापारी, कोई पुरोहित या प्रशासक। समाज में विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन बढ़ने लगती है। राज्य सेना रख सकता है, किले बनवा सकता है, अधिकारियों को वेतन दे सकता है। ये सब उसी अधिशेष की नींव पर टिका होता है। अच्छा, तो ये अधिशेष एक तरह से सभ्यता के विकास का ईंधन है। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकती हैं। हालांकि ये समझना जरूरी है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि अधिशेष की स्थिति पूरी तरह हासिल नहीं हुई थी। अच्छा, पूरी तरह नहीं। जी नहीं, वो तो महाजनपद काल, मतलब 600 ईसा पूर्व के बाद, उसमें संभव हुआ। लेकिन उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी की ओर बढ़ने और लोहे की खोज, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, हाँ, उसने इस अधिशेष की संभावना पैदा कर दी, उसकी नींव डाल दी। लोग उस दिशा में बढ़ रहे थे। ये एक तरह का संक्रमण काल था। तो भूगोल ने अर्थव्यवस्था की दिशा तय की। चलिए, इसी आर्थिक बदलाव को और करीब से देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, जैसा स्रोतों से साफ पता चलता है, मुख्य रूप से पशुपालन आधारित थी। जी हाँ, गाय उनकी संपत्ति का मुख्य पैमाना थी, धन का प्रतीक। गाय इतनी महत्वपूर्ण थी कि ऋग्वेद में युद्धों के लिए एक शब्द मिलता है, गविष्ठी। गविष्ठी। हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज। इससे पता चलता है कि कबीलों के बीच संघर्ष अक्सर पशुधन, खासकर गायों को लेकर होते थे। अच्छा। स्वामित्व का विचार भी शायद मजबूत नहीं था। कबीले का सामूहिक अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण था। और व्यापार, पैसे का इस्तेमाल होता था उस वक्त? ऋग्वैदिक काल में नियमित मुद्रा प्रणाली का कोई सबूत नहीं मिलता। व्यापार ज्यादातर वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम पर आधारित था, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना। अच्छा। जहां तक करों की बात है, व्यवस्था बहुत ही सरल थी। सिर्फ एक ही तरह के कर या भेंट का जिक्र मिलता है, बलि। बलि।
और ये भी अनिवार्य नहीं था। राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार या अंश था। राजा की कोई नियमित आय नहीं थी। कर इतने कम क्यों थे? राजा को पैसे की जरूरत नहीं थी क्या? जरूरत तो थी, लेकिन कर लगाने का आधार बहुत सीमित था। जब अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर टिकी हो और कृषि बहुत सीमित हो, व्यापार भी ज्यादा ना हो, तो आप कर किस चीज पर और कितना लगाएंगे? हाँ, बात तो सही है। जो तो था नहीं, इसलिए आय के स्रोत भी सीमित थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब लोग गंगा घाटी की उपजाऊ जमीन पर खेती करने लगे तो ये तस्वीर जरूर बदली होगी। बिल्कुल बदली। उत्तर वैदिक काल में कृषि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। पशुपालन का महत्व बना रहा, लेकिन कृषि प्राथमिक पेशा बन गया। फसलें भी नहीं आई। हाँ, जौ के अलावा चावल और गेहूं जैसी फसलें भी उगाई जाने लगीं। खेती के तरीकों में भी कुछ सुधार हुआ होगा, हालांकि अभी बड़े पैमाने पर लोहे के हल का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। अच्छा। व्यापार और वाणिज्य में भी पहले की तुलना में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, हालांकि अभी भी ये महाजनपद काल के स्तर तक नहीं पहुंचा था। और कर व्यवस्था का क्या हुआ? क्या बलि अब भी स्वैच्छिक था? नहीं, अब नहीं। अब बलि अनिवार्य कर बन गया। राजा अब अपनी प्रजा से नियमित रूप से कर वसूलने लगा। ओह। इसके अलावा भाग, जो शायद उपज का एक हिस्सा होता था, जैसे छठा या 12वां हिस्सा। हाँ। और शुल्क, शायद किसी तरह का अब सीमा शुल्क या चुंगी जैसे नए करों का भी जिक्र मिलने लगता है। तो कर बढ़ने लगे। जी, करों का बढ़ना दिखाता है कि अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत हो रही थी और राजा की जरूरतें और ताकत भी बढ़ रही थी। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि महाजनपद काल के स्रोतों में जहां 60 से भी ज्यादा तरह के करों का उल्लेख मिलता है, 60 से ज्यादा? हाँ, उसकी तुलना में उत्तर वैदिक काल की कर प्रणाली अभी भी काफी सरल थी। जैसा मैंने कहा, कृषि अधिशेष की ओर बढ़ रहे थे, पर अभी मंजिल दूर थी। और लोहे की भूमिका? अक्सर सुना है कि लोहे ने इस काल में क्रांति ला दी थी। देखिए, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण घटना है, इसमें कोई शक नहीं। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसके इस्तेमाल के सबूत मिलने लगते हैं। हाँ। लेकिन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि इस काल में लोहे का ज्यादा इस्तेमाल हथियार जैसे तलवार, भाले, तीर के सिरे बनाने में हुआ। अच्छा, हथियार। कृषि उपकरणों जैसे हल का फाल, उसमें इसका व्यापक प्रयोग बाद में लगभग 600-500 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। ओह, तो मतलब तुरंत खेती में इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, ऐसा लगता है। तो लोहे ने युद्ध की तकनीक को जरूर बदला होगा, जिसने शायद राजा की सैन्य शक्ति बढ़ाने में मदद की हो, पर कृषि पर इसका बड़ा असर दिखने में थोड़ा और समय लगा। और मुद्रा? क्या सिक्के आ गए थे समय तक? अभी भी नहीं, नियमित सिक्के नहीं। उत्तर वैदिक काल में भी व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर ही आधारित था। तो फिर लेन देन कैसे होता था बड़े स्तर पर? निष्क और शतमान जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सोने या चांदी के निश्चित वजन के टुकड़े थे, जो शायद मुद्रा की तरह इस्तेमाल होते होंगे। अच्छा, एक तरह के वजन। हाँ, पर नियमित सिक्के जैसे पंचमार्क सिक्के वो महाजनपद काल में ही चलन में आए, जब व्यापार और नगरीकरण काफी बढ़ गया। तो हमने देखा कि कैसे अर्थव्यवस्था पशुचारण से कृषि की ओर बढ़ी, कर व्यवस्था विकसित हुई और लोहे का आगमन हुआ, भले ही उसका असर धीरे धीरे सामने आया। अब इस बदलते आर्थिक मंजर ने राजा की कुर्सी को यानी राजनैतिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? ऋग्वैदिक काल की राजनीति तो हमने सुना कबीलाई थी। हाँ, बिल्कुल। ऋग्वैदिक राजनीति का आधार जन यानी कबीला था। राजा, जिसे राजन या गोप मतलब पशुओं का रक्षक कहते थे, वो किसी निश्चित भूभाग का स्थायी शासक नहीं, बल्कि अपने कबीले का नेता होता था। उसका मुख्य काम कबीले की रक्षा करना, खासकर युद्धों में नेतृत्व करना था। क्या राजा का पद वंशानुगत था या उसे चुना जाता था? दोनों बातें थीं। पद वंशानुगत हो सकता था, पिता के बाद पुत्र राजा बन सकता था, लेकिन कबीले की आम सभा, जिसे समिति कहते थे, समिति, उसकी स्वीकृति या चुनाव जरूरी होता था। राजा पूरी तरह निरंकुश नहीं था। अच्छा, नियंत्रण था मतलब। जी, उस पर अंकुश रखने के लिए कई कबीलाई संस्थाएं थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी सभा, जिसमें शायद कबीले के वृद्ध या कुलीन लोग शामिल होते थे और जो सलाहकार या न्यायिक कार्य करती थी। समिति, जो आम सभा थी और राजा के चुनाव चयन में भूमिका निभाती थी। और विधत। विधत ये क्या थी? इसे सबसे प्राचीन संस्था माना जाता है और इसमें सैनिक, असैनिक, धार्मिक सभी तरह के कार्य होते थे। दिलचस्प बात यह है कि स्रोतों के अनुसार विधत और शायद सभा में महिलाएं भी भाग लेती थी। सच में? ऋग्वैदिक काल में महिलाएं राजनीति में थी? ऐसा प्रतीत होता है, कम से कम इन सभाओं के स्तर पर।
राजा की मदद के लिए कुछ अधिकारी भी होते थे जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। रत्नीन? इनकी संख्या लगभग 12 बताई गई है, जिनमें पुरोहित, मुख्य पुजारी, सेनानी, सेनापति और ग्रामीणी, गांव का मुखिया सबसे महत्वपूर्ण थे। लेकिन राजा के पास कोई स्थायी बड़ी सेना नहीं होती थी। युद्ध के समय कबीले के लोग ही योद्धा बन जाते थे। तो ये एक तरह की कबीलाई गणतांत्रिक व्यवस्था लगती है, जहां राजा चुना भी जाता था और उस पर नियंत्रण भी था। उत्तर वैदिक काल में यहाँ क्या बदलाव आए? यहाँ बड़े बदलाव आए, और ज्यादातर राजा की शक्ति बढ़ाने की दिशा में। अच्छा। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा में काफी इजाफा हुआ। अब वो सिर्फ कबीले का नेता नहीं, बल्कि एक निश्चित क्षेत्र, प्रदेश का शासक बनने लगा। जन का स्थान धीरे धीरे जनपद लेने लगा। हाँ, राजा का पद अब ज्यादा वंशानुगत हो गया। समिति का चुनाव वाला महत्व कम हो गया। और उन संस्थाओं का क्या हुआ जो राजा पर नियंत्रण रखती थी? सभा, समिति, विधत। सभा और समिति का प्रभाव काफी कम हो गया। वे अब राजा के दरबारियों या अभिजात वर्ग के नियंत्रण में आ गई। और विधत तो लगभग गायब ही हो गई। अरे! एक और महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव ये हुआ कि अब महिलाओं को सभा जैसी राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं रही। ओह, ये तो पीछे जाने जैसा हुआ। हाँ, सत्ता संरचना ज्यादा पितृसत्तात्मक और केंद्रीकृत होती गई। राजा की ताकत बढ़ रही थी, ये कैसे पता चलता है? और इसके कई संकेत मिलते हैं। पहला, जैसे हमने देखा, कर अनिवार्य हो गए, जिससे राजा की नियमित आय सुनिश्चित हुई। हाँ। दूसरा, राजा अब अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति प्रदर्शन के लिए बड़े बड़े और जटिल यज्ञ करवाने लगा। यज्ञ जैसे राजसूय यज्ञ, हाँ। राज्य अभिषेक के समय, अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ना। हाँ, अश्वमेध तो सुना है। और वाजपेयी यज्ञ, हाँ। रथ दौड़ होती थी इसमें। हाँ। ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, ये शक्ति के सार्वजनिक प्रदर्शन थे। ये ऐलान थे कि राजा अब साधारण कबीलाई मुखिया नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शासक है। तीसरा, राजा अब सम्राट, एकराट, अधिराज जैसी भव्य उपाधियां धारण करने लगा। राष्ट्र यानी क्षेत्र या देश की अवधारणा भी इसी समय उभरने लगी। वाह! तो पूरी व्यवस्था बदल रही थी। जी, और ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। देखिए, गंगा घाटी में कृषि का धीरे धीरे विकास हुआ। हाँ। इससे व्यापार की संभावना बढ़ी। हाँ। इससे राजा ने कर वसूले। राजा की आय बढ़ी। इससे आय से वो थोड़े बहुत स्थायी सैनिक और अधिकारी रख सका। हालांकि अभी भी बड़ी स्थायी सेना और नौकरशाही मौर्यकाल जैसी नहीं थी। ठीक है। इससे उसकी शक्ति और बढ़ी। शक्ति बढ़ने से कबीलाई संस्थाएं कमजोर हुई और राजपद ज्यादा मजबूत और वंशानुगत हुआ। और केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जो धीरे धीरे राज्य निर्माण की ओर ले गई। कमाल है। ये पूरी प्रक्रिया उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई और महाजनपद काल में तेज हुई, जिसका चरम हमें मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलता है। ये पूरी कड़ी समझना वाकई दिलचस्प है। कैसे जमीन, अनाज, पैसा और ताकत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जब हमने अर्थव्यवस्था और राजनीति की बात कर ली है, तो अंत में उन साहित्यिक स्रोतों पर लौटते हैं जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था, वेद और उपनिषद। हमने 4 वेदों के नाम सुने। इनके बारे में थोड़ा और बताएंगे? जरूर। संक्षेप में देखें तो पहला, ऋग्वेद। जैसा हमने कहा, यह सबसे पुराना वेद है। इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुतियां या प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम जैसे देवताओं की महिमा का गान है। ये उस काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर रोशनी डालता है। दूसरा, सामवेद। इसके ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें संगीतबद्ध किया गया है ताकि यज्ञों के अवसर पर उन्हें गाया जा सके। इसे भारतीय संगीत का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। संगीत का स्रोत, अच्छा। तीसरा, यजुर्वेद। इसमें यज्ञों को संपन्न करने की विधियों, कर्मकांडों और मंत्रों का वर्णन है। इसकी खास बात यह है कि यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों में? जी हाँ। और चौथा, अथर्ववेद। ये वेद बाकी तीनों से विषय वस्तु में थोड़ा अलग है। इसमें जादू टोना, भूत प्रेत, बीमारियां दूर करने के मंत्र, औषधि, वशीकरण और रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी चीजों का वर्णन है। मतलब आम जिंदगी की बातें। हाँ, ये लोक परंपराओं और विश्वासों के ज्यादा करीब लगता है और शायद इसीलिए जन सामान्य में ज्यादा लोकप्रिय भी रहा होगा। ये उस समय की चिंताओं और इच्छाओं को दर्शाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर अक्सर वेदत्रयी या 3 वेदों का समूह भी कहा जाता है। जी। शायद इसलिए कि इनकी विषय वस्तु यज्ञ और देवताओं पर ज्यादा केंद्रित है, जबकि अथर्ववेद लौकिक विषयों से ज्यादा जुड़ा है। बिल्कुल, यही कारण माना जाता है। वेदों के बाद उनकी व्याख्या करने वाले ग्रंथ आए, जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं।
इनमें वेदों के कर्मकांडों की विस्तृत व्याख्या और यज्ञों के विधान बताए गए हैं। अच्छा। फिर आए अरण्यक, जिन्हें वन ग्रंथ भी कहते हैं। ये शायद वनों में रहने वाले ऋषियों द्वारा रचे गए और इनमें कर्मकांड से हटकर दार्शनिक और रहस्यवादी चिंतन की शुरुआत दिखती है। अरण्यक, वन ग्रंथ। और इस दार्शनिक चिंतन का चरम हमें मिलता है उपनिषदों में। उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, हमने पहले भी इनका जिक्र किया था। इनमें क्या खास है? उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं और ये ज्ञान कांड पर आधारित हैं, कर्मकांड पर नहीं। ये ज्यादातर गुरु और शिष्य के बीच संवाद के रूप में हैं। हाँ। जिनमें सृष्टि, आत्मा, ब्रह्म, परम सत्य, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। ये वेदों की कर्मकांडीय परंपरा पर सवाल उठाते हैं और ज्ञान मार्ग को महत्व देते हैं। इनमें बहुत गहरा दार्शनिक चिंतन मिलता है। वो सत्यमेव जयते वाला वाक्य। जी, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, भी मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। तो ये उपनिषद एक तरह से वैचारिक क्रांति का प्रतीक है उस समय के हिसाब से। हाँ, आप कह सकती हैं। उत्तर वैदिक काल के पंथ तक आते आते समाज में यज्ञों और कर्मकांडों की जटिलता शायद बढ़ गई थी और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप या समानांतर एक नई वैचारिक धारा भी विकसित हो रही थी, जो बाहरी कर्मकांडों के बजाय आंतरिक ज्ञान और आत्म अनुभूति पर जोर दे रही थी। उपनिषदों की रचना इसी दौर में हुई और इन्होंने आगे चलकर भारतीय दर्शन की लगभग सभी धाराओं को प्रभावित किया। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हमने देखा कि कैसे वैदिक काल, खासकर ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल का संक्रमण एक बड़े बदलाव का दौर था। जी बिल्कुल। हम उत्तर पश्चिम के अर्ध खानाबदोश पशुपालक समाज से गंगा घाटी के ज्यादा स्थिर कृषि उन्मुख समाज की ओर बढ़ते लोगों की कहानी देख रहे थे। और इस बदलाव के पीछे दो मुख्य कारक थे। एक तो भूगोल, यानी गंगा घाटी की उपजाऊ जमीन की खोज और उसकी ओर बढ़ना। हाँ। और दूसरा तकनीक, यानी लोहे का ज्ञान, जिसका असर धीरे धीरे ही सही पर पढ़ना शुरू हो गया था। हमने ये भी समझा कि कैसे आर्थिक बदलाव, मतलब कृषि की ओर बढ़ना, अधिशेष की संभावना, और राजनीतिक विकास, राजा की शक्ति का बढ़ना, कर प्रणाली का उभरना, राज्य निर्माण की ओर पहले कदम, ये एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए थे। और ये बदलाव महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि यही वो जमीन थी जिस पर लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास बड़े साम्राज्य, महाजनपद खड़े हुए। हाँ, बिल्कुल। बौद्ध और जैन जैसे नए धर्मों का उदय हुआ, जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दी और भारत में दूसरे शहरीकरण की लहर आई। जी। भविष्य के इन बड़े बदलावों की नींव इसी वैदिक काल के संक्रमण में रखी जा रही थी। ये काल भारतीय इतिहास के एक नए अध्याय की प्रस्तावना लिख रहा था। जाते जाते श्रोता के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं, जो इन स्रोतों से ही उपजता है। वर्ण व्यवस्था, जिसका पहला स्पष्ट उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। हाँ, पुरुष सूक्त। वो शुरू में शायद रंग, आर्य बनाम दासदस्य या कर्म आधारित रही होगी, लेकिन सवाल ये है कि गंगा घाटी में एक ज्यादा स्थिर, कृषि आधारित और धीरे धीरे अधिशेष की ओर बढ़ते समाज ने इस व्यवस्था के विकास और समय के साथ इसके ज्यादा कठोर और जन्म आधारित होने में क्या भूमिका निभाई होगी? बहुत गहरा सवाल है। कैसे सामाजिक स्तरीकरण और आर्थिक बदलाव एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे? ये वो सवाल है जिसका जवाब बाद के भारतीय समाज की संरचना को समझने के लिए शायद महत्वपूर्ण है। ये वाकई एक गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक संरचनाएं आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों के साथ विकसित और परिवर्तित होती हैं। इस पर सोचने की जरूरत है। इस गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए ये स्रोत उपलब्ध कराने के लिए हम अपने श्रोता का धन्यवाद करते हैं। उम्मीद है कि ये विश्लेषण उनके लिए उपयोगी साबित होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद।